दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कौन इंसान अमीर है? किसको हम अमीर बोल सकते हैं? क्या वो इंसान जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं या फिर कोई अरबपति? किसको आप अपनी परिभाषा में अमीर बोलेंगे? देखिए, अमीरी की कई परिभाषाएं हो सकती हैं अगर आप उसको इवेल्युएट करेंगे एक बैंक बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपको मैं एक ट्रू डेफिनेशन एक वेल्दी इंसान की, एक अमीर इंसान की दूं, तो वो ये है कि कोई भी इंसान अगर आज के दिन काम करना बंद कर दे, तो अगर वो जिंदगी भर अपनी सारी ज़रूरतों को तब भी पूरा कर पाए, उसके पास इतने पैसे आते रहें कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती जा रही हैं, उस इंसान को हम अमीर कहते हैं। तो अमीरी जो है वो सिर्फ पैसे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके खर्चों पे भी डिपेंडेंट है। और वो इंसान जिसके पास सेविंग्स में या इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा है कि वो पूरी ज़िंदगी उस पैसे पे गुजार सके, उस इंसान को हम अमीर बोलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में और इस चैनल में मैं आपको ऐसा ही एक अमीर इंसान बनने के कई सारे तरीके बताऊंगा। मैं यहाँ पर आपको कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं बताने वाला हूँ। तो आप उस उम्मीद से अगर इस वीडियो पे आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो कृपया करके आप अपनी उम्मीदें को बात के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो जेन्युइन तरीके जिससे कि मेरे जैसे, आपके जैसे मिडिल क्लास लोग भी वेल्दी या अमीर बन सकते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बिता सकते हैं बिना किसी नौकरी के या बिना किसी प्रोफेशन के, सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे पर्सनल फाइनेंस के नियम जिनको कि फॉलो करके आपके जैसे, मेरे जैसे मिडिल क्लास इंसान जो है वो भी वेल्दी, वो भी रिच बन सकते हैं। उनके भी जो खर्चे हैं वो उनके इन्वेस्टमेंट से या उनके पास जो सेविंग्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनसे निकल सकते हैं। तो कैसे ये कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो भी सॉल्यूशन है ये ऐसा नहीं है कि अगले 6 महीने में या 1 साल में आप इतने रिच बन जाएंगे। ये एक लंबी जर्नी है। ये डिपेंड करता है आपकी करंट इनकम कितनी है और आपके करंट एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। लेकिन जहाँ भी आप हैं, जिस भी स्थिति में आप हैं, वहाँ से आप अगर इस पर्सनल फाइनेंस के रूल्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन कुछ सालों में आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर आप आज हैं उसके मुकाबले। नियम नंबर 1, चाहे आप नौकरी परस्त इंसान हो या फिर आपका कोई अपना खुद का बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास कुछ इनकम महीने की आती है इन सब चीज़ों से, पहली चीज़ जो आपको करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है कि जितना भी आप कमा रहे हैं उसमें से कम 10% वो अमाउंट जो आपको हाथ में आता है, अगर आपके हाथ में 20,000 रुपये महीने का आता है तो 2,000 रुपये, ये अमाउंट आपको अपने लिए रखना है। अब अपने लिए रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये 2,000 रुपये लेकर के जाकर के मार्केट में कुछ कपड़े खरीद लेंगे, कुछ पार्टी कर लेंगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा है ये आप कहीं भी खर्च नहीं करेंगे। आप भूल जाएंगे कि आपके पास ये पैसा है। मिनिमम 10% और उससे ऊपर भी आप रख सकते हैं, जितना आपकी काबिलियत हो, जितना आप कमाते हैं उसके बेसिस में। इस 10% पैसे को आपको अलग रखना है और अपने खर्चों को बाकी 90% पैसे पे ही मैनेज करना है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग की जो तनख्वाह है उसमें हमारे महीने का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। तो कैसे हम 10% पैसा बचा सकते हैं? बहुत बड़ा अमाउंट है, तो कैसे बचा सकते हैं पैसे? उसके लिए रूल नंबर 2 ये है कि अपने खर्चों को कम करें। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे खर्चे करते हैं जो हमें लगता है कि नेसेसिटी है, इनके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में ये नेसेसिटीज़ नहीं होती हैं, ये हमारे डिज़ायर्स होते हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जो हम नहीं भी करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आप अभी सोच रहे हैं कि यार मेरे पास तो 10% बचता ही नहीं महीने का पैसा, मैं कैसे करूँगा? तो सिंपल सी बात है भाई साहब, आप इस वीडियो को एक स्मार्टफोन में या एक लैपटॉप में देख रहे हैं, उसमें आपने इंटरनेट का पैकेज डलवाया हुआ है और आप चाहें तो उस पैकेज को कम कर सकते थे, आप चाहे तो एक सस्ता स्मार्टफोन ले सकते थे, आप चाहे तो बिना स्मार्टफोन के भी काम कर सकते थे। तो आप वो पैसे कहीं ना कहीं बचा सकते थे। ये जो भी आपने स्मार्टफोन लिया है आपको लगता है नेसेसिटी है, बट शायद ये आपके लिए एक लग्जरी ही है, अगर आपको लगता है कि आप 10% ऑफ आवर इनकम नहीं बचा पा रहे। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि
आप अपने खर्चे जहां हो सके वहां पर कम करें। कैसे खर्चे कम करने हैं ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आप अपने खर्चों को देख सकते हैं, कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन से खर्चे नेसेसरी हैं या कौन से खर्चे अननेसेसरी हैं। तो वो सब कम करने के बाद आपको कम से कम 10% पैसा बचाना है। अब 10% पैसे में एक और चीज़ है दोस्तों, ये अगर आप मान लीजिए आपके पास एक होम लोन है और आप घर की EMI दे रहे हैं, तो वो EMI इस 10% से नहीं आएगी, ये 10% उसके ऊपर है। यानी कि इस पैसे को आप एक जगह डाल देंगे, कहाँ डालेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पैसे को आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ना होम लोन की EMI के लिए, ना खुद की कोई पर्सनल खर्चे के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। ये पैसा बस आप एक जगह डाल देंगे। कहाँ डालना है वो हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 पे, ठीक है। तो स्टेप 1 2 क्लियर। स्टेप नंबर 3 है कि आपका ये जो पैसा है इसको मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल सिस्टम है मल्टीप्लाई करने का, हमें लगता है वो है फिक्स डिपॉजिट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इस पैसे को डालेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। उसका कारण क्या है दोस्तों? आज के दिन में फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो है कुछ 5.5 से 6%। आज के दिन में देश में जो महंगाई दर है वो भी 5.5 से 6% है। यानी कि जितना आपका पैसा बढ़ रहा है उतनी महंगी चीज़ें भी हो रही हैं। प्लस आपके फिक्स डिपॉजिट में कई बार अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ता है। यानी कि आप जितना भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं उसमें टैक्स दे रहे हैं, यानी कि आपको 5-6% से भी कम रिटर्न मिल रहा है और महंगाई दर 6% है। यानी कि जो चीज़ आप 100 रुपये में आज खरीद सकते थे, अगर आप एक साल बाद जाएंगे और आपका ये 100 रुपये 106 रुपये हो गया फिक्स डिपॉजिट में डाल के, तो महंगाई दर की वजह से आप शायद इस चीज़ को जो आज 100 में खरीद रहे हैं वो नहीं खरीद पाएंगे फ्यूचर में। यानी कि फिक्स डिपॉजिट आपके पैसों को एक्चुअली बढ़ा नहीं रहा है, वो सिर्फ जो है आपको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। जो चौथा नियम है दोस्तों वो यही है कि राइट जगह इन्वेस्ट करें और लॉसेस बिल्कुल भी ना करें। अब कई लोग जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ यार, मतलब चलो अभी पैसा है इसको शेयर मार्केट में डाल देते हैं, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में इस पैसे को डालते हैं और वो कुछ शेयर खरीद लेते हैं, और शेयर कैसे खरीदते हैं? उनको लगता है हाँ यार ये शेयर ने बहुत अच्छा करा है पिछले कुछ सालों में, ये जो कंपनी है इसका बड़ा अच्छा बनता है हमारी सरकार से, तो चलो इनके शेयर खरीद लेते हैं। इस तरीके के डिसीजन के बेसिस में हम लोग शेयर खरीदते हैं। अब इस तरीके के शेयर खरीदने वाले लोगों से मेरा एक सवाल है। सवाल सिर्फ ये है दोस्तों कि अगर आपको एक बहुत अच्छा खाना बनाना है घर पे, आपने एक पार्टी दी है और आपको वहाँ पर खाना बनाना है, और मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सर ये इंसान है, इसको आप खाना बनाने के लिए रख लीजिए, ये इंसान बहुत अच्छा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है, इसने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके खूब सारे पैसे बनाए हुए हैं। तो क्या आप उस शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले बंदे को खाना बनाने के लिए रखेंगे या आप किसी कुक को रखेंगे? आप किसी कुक को रखेंगे। तो वही बात रिवर्स में भी होती है ना दोस्तों, कि आप प्रोफेशन से एक टीचर हैं, एक दुकान चलाते हैं, एक बिजनेस चलाते हैं, आपका जो प्रोफेशन है वो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करना नहीं है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, आप शेयर्स को डेली फॉलो नहीं करते हैं, आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने नहीं आते हैं, तो फिर आप लोगों की कही सुनी बात पे अपना पैसा किसी शेयर मार्केट में क्यों लगा देते हैं? उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। तो ये बात है दोस्तों कि अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह ना डालें जहां पर आपका खुद का एक्सपर्टाइज ना हो और आप जिस इंसान को पैसा दे रहे हैं लगाने के लिए उसका भी एक्सपर्टाइज ना हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं अरे सर ये स्कीम आई है, इसमें पैसा लगाइए, 2 महीने में पैसा डबल हो जाता है। ये पूरी की तरह से फ्रॉड स्कीम होती है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है इसमें 100 में से 1 इंसान पैसा बनाता हो, लेकिन 99 इंसान पैसा खोते भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट डाल करके। लेकिन वो राइट जगह क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, और वो आपको मैं भी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि वो राइट जगह कौन सी है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने पहले 4 नियम तो देख लिए, अब 5वां नियम है, और ये है आपका वेल्दी बनाने वाला नियम, और ये है कि आपको अपनी फ्यूचर इनकम गारंटी करनी है। मान लीजिए आज के दिन में आप नौकरी करते हैं, ठीक है, और आपके हाथ में अच्छे खासे पैसे आते हैं, कभी ना कभी आप रिटायर होंगे, या ऐसे कोरोना वायरस जैसा सिचुएशन जो अभी आ रहा है तो हो सकता है कई लोगों की नौकरी भी जा सकती है। तो इन सब केसेस में
आपको इंश्योर करना है कि चलिए अभी अगले 10 साल 15 साल तक तो मैं शायद नौकरी कर लूँगा, लेकिन 15 साल बाद क्या, 15 साल के बाद भी मेरे पास इतना ही पैसा आना चाहिए जितना आ जा रहा है, ताकि मेरे जो खर्चे हैं वो मैनेज हो पाए आज के दिन के हिसाब से। तो इसलिए आपको फ्यूचर इनकम इंश्योर करनी है। और ये फ्यूचर इनकम कैसे आ सकती है? ये फिर से आ सकती है अपना जो आपने वो जो 10% पैसा बचाया था मिनिमम, उसको इन्वेस्ट करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जो आपको मल्टीप्लाई करके रिटर्न्स देंगे। और दोस्तों अब आखिरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, छठा रूल, वो ये है कि ये सब तो आप कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट, लेकिन आपको अपनी खुद की पैसे कमाने की काबिलियत को भी बढ़ाना है। देखिए, मैं प्रोफेशन से एक नौकरी परस्त इंसान हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब भी करता हूँ। मेरे यूट्यूब में ऑलरेडी 2 चैनल्स हैं और शायद ये मेरा तीसरा चैनल होगा, ठीक है। उन चैनल से मुझे पैसिव इनकम आती है, मैंने उन पर वीडियोस बनाए हैं। अब मैं उन पर रेगुलर वीडियोस नहीं डालता हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे आज भी इनकम आती है। ये कैसे हुआ? मैंने ऑफिस में बहुत मेहनत करी, वहाँ भी मैं ग्रो किया, लेकिन उसके बाद मैं घर आके 2 घंटा डेडिकेटेडली रोज़ यूट्यूब वीडियोस बनाया करता था। ये काम मैंने 1.5 से 2 साल तक किया, और उसका नतीजा ये है कि मेरे पास 2 ऐसे चैनल्स हैं जिसमें लाखों सब्सक्राइबर्स आज के दिन में हैं, और उन चैनल से मुझे और एडिशनल इनकम आती है जो नहीं आ पाती अगर मैंने वो 2 साल अपनी कैपेबिलिटी को नहीं बिल्ड करा होता यूट्यूब चैनल्स को चलाने के लिए, कैसे यूट्यूब चैनल्स को ग्रो करते हैं ये समझने के लिए। तो ये सब मैंने किया है और उस वजह से मेरी कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग बढ़ी है। इसी तरीके से आपको भी इन्वेस्ट करना है अपनी एबिलिटी टू अर्न। अब एबिलिटी टू अर्न का आप कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो आप अपनी करंट नौकरी पर ही अपने आप को ग्रो करें। वो कैसे ग्रो करेंगे? ज़्यादा मेहनत करें, नई चीज़ें सीखें, ऐसी चीज़ें सीखें जो आपका मैनेजर करता है, आपका बॉस करता है, ताकि आपको जल्दी जल्दी ग्रोथ मिले और आपकी सैलरी बढ़े। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको क्या करना है? आपको मान लीजिए आप एक चीज़ का बिज़नेस करते हैं तो आपको धीरे धीरे कुछ दूसरी चीज़ का भी छोटा सा बिज़नेस शुरू करना चाहिए, या उस चीज़ को भी बेचना शुरू करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप जो पोर्टफोलियो हैंडल करेंगे वो बढ़ जाएगा और उस वजह से आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। या फिर आप जो है एक सेकेंडरी लाइन ऑफ वर्क चूज़ करें, जो आप अपने बिजी शेड्यूल से उसके लिए कुछ टाइम निकालें, थोड़ा टाइम सेक्रीफाइस करें, और उसके बाद आप जो है एडिशनल अर्निंग्स पा सकते हैं। और ये सारी जो एडिशनल अर्निंग है, जो आपकी करंट सैलरी के ऊपर की आपकी अर्निंग है, इसको भी आपको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 6 नियम है, और ये जो 6 नियम है ये मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, ये नियम 100 साल पुराने नियम है। ये नियम एक किताब में लिखे हुए हैं, काफ़ी जानी मानी पर्सनल फाइनेंस की किताब है। करोड़ों कॉपीज इस किताब की बिक चुकी हैं। इस किताब का नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ठीक है, बहुत जाने माने ऑथर की किताब है। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इसको। बट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अमीर बनना मुश्किल नहीं है। अमीर बनने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, आपका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई हो, आप कुछ सेव करें, उसको मल्टीप्लाई करें, और अपने खर्चों को लिमिटेड रखें। ये 2 चीज़ें आपने कर ली तो आप हमेशा एक वेल्दी, एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। और इस चैनल पे यही मैं आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीक़ों से सिखाने वाला हूँ आने वाले वीडियोस पे। दोस्तों नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरे साथ इस पर्सनल फाइनेंस की, एक पर्सनल वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे शामिल हो पाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ दिनों में।